हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 50। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 49 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। दादी अभी नरेन को बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती हैं। तो नील भी अभी आगे आकर बोलता है, मिस्टर राठौड़, मिस पुरोहित जब इस घर में आई थी बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। बहुत मुश्किल से मैंने और शुभ ने उन्हें नॉर्मल फील करवाया था, और अब जब आप आ गए हैं उनका दर्द कम कर सकते हैं तो आप उनका दर्द कम करने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इतना कहकर नील अभी काफ़ी ज़्यादा उदासी से नरेन को देख रहा था। अब देखते हैं आगे। नरेन को नील की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन नरेन अब कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो सौम्या को बहुत कुछ बोल चुका था। दादाजी भी अब घर के पीछे बने हुए गार्डन में थे, तो शोर सुनकर वो भी अभी हॉल के अंदर आ गए थे। तो दादाजी ने सबको देखा तो सब एकदम से चुपचाप से खड़े थे। दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही अभी सौम्या एक बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई हॉल में आ रही थी। तो दादाजी ने फिर से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभी भी किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, तो अभी भी सब खामोशी से बस खड़े रहे थे। तो सौम्या ने अपने आंसुओं को पोंछ लिए था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल हो चुकी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तो सौम्या भी दादी के पास आई और उनके पैर छूकर बोली कि दादी, इतने दिन आपके पास रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो रुद्र का बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ मैं। उसने मेरी दोनों बेटियों को अच्छे से रखा है और मुझे भी मेरी दोनों बेटियों से मिलवा दिया, वरना मैं तो अमेरिका में अकेली रहकर ही मर जाती और मुझे कुछ भी ना पता चलता। तो दादी भी कुछ बोलती उससे पहले ही सौम्या ने कहा कि माँ जी, रुकने के लिए मत कहिएगा प्लीज़, अब मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ। तो नरेन ने भी जितने ताने मारने थे मार लिए हैं मुझे, अब नहीं सुना जाता है मुझसे, मैं ही यहाँ पर ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। आखिर यही तो चाहते हैं नरेन कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बस अब मैं वही करना चाहती हूँ। तो सौम्या ने भी दादाजी के पास आई और उनके पैर छूकर बोलती है कि चलती हूँ अंकल जी। तो दादाजी ने भी अपने हाथ फैलाकर उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है सौम्या बेटा, तुम ऐसे घर छोड़कर क्यों जा रही हो, क्या हो क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताओगे भी। तो दादाजी के सवालों का जवाब अभी भी किसी ने नहीं दिया था, सब सौम्या को ही शांत होकर देख रहे थे। तभी दिशा धीरे से बोलती है कि मम्मा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। तो सौम्या और दिशा अभी दोनों ही घर से बाहर जाने लगते हैं। तो दादाजी ने भी फिर से अपनी कड़कती हुई आवाज़ में पूछा कि आखिर क्या हो रहा है और मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, मैं आखिरी बार पूछता हूँ कि क्या हो रहा है ये सब। तो शुभ अभी दादाजी के पास आया और थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि दादाजी, आपने तो कान ही खा दिए हैं, दुष्ट की तरह बोले जा रहे हैं, बस हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अरे दिखाई नहीं दे रहा आपको कि मम्मी जी और दिशा घर छोड़कर जा रही हैं, और क्या हो रहा है, ये दोनों ही घर से जा रही हैं। तो दादाजी ने अभी शुभ के गाल पर एक खींच कर तमाचा मारा, तो शुभ का चेहरा एक साइड में हो गया। ये देखकर अवनी और नील की तो हंसी छूट गई। तो दोनों ने भी जैसे तैसे करके अपनी हंसी को कंट्रोल किया। तो शुभ ने भी अपने गाल पर अपना एक हाथ रखा और नरेन को देखकर बोलता है कि ससुर जी, आपकी वाली मेरी वाली को भी लेकर चली गई यार, अब क्या होगा। तो नरेन ने भी हैरानी से शुभ को देखा और फिर शुभ मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ रुद्र जो अभी ड्राइव कर रहा था और किट्टू उसके पास में ही बैठी हुई थी। किट्टू ने अभी पिछले 2 घंटे से कई बार रुद्र से पूछ लिया था कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रुद्र ने अभी उसे कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए किट्टू मुंह फुलाकर अभी विंडो की तरफ देख रही थी। तो रुद्र को अब किट्टू के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद रुद्र ने गाड़ी अभी फार्म हाउस पर आकर रोक दी थी। तो किट्टू अभी फार्म हाउस को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखा और बोला कि चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो किट्टू उतर कर अभी फार्म हाउस के गेट तक गई। तो वहाँ पर अभी मालती और वॉचमैन खड़े हुए थे। किट्टू ने मालती को देखा तो वो जल्दी से जाकर उसके गले लग गई। कितने दिनों बाद अभी वो मालती से जो मिली थी। तो मालती
मालती भी अभी किट्टू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मालती आज दिल से बहुत ज़्यादा खुश थी कि रुद्र और किट्टू एक साथ में इतने ज़्यादा खुश हैं और खुद रुद्र किट्टू को उससे मिलवाने लाया है। इसी बीच मालती ने अपने पति से कहकर रुद्र को कई बार फ़ोन भी करवाया था, क्योंकि वो किट्टू से मिलना चाहती थी, किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि किट्टू खुश है भी या नहीं। लेकिन रुद्र काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था, जिसके चलते वो किट्टू को फार्म हाउस लेकर नहीं आ पाता था। मगर आज रुद्र फाइनली किट्टू को फार्म हाउस ले आया था। मालती जो किट्टू से पूछती थी, किट्टू इशारों में मालती को सारे जवाब दे देती थी। तो मालती अभी किट्टू से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मालती को किट्टू के सारे इशारे भी समझ में आ जाते थे। वो कहते हैं ना कि प्यार को भाषा की ज़रूरत नहीं होती, बस यही हाल था किट्टू और मालती के बीच में भी। तो रुद्र भी किट्टू को देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था किट्टू कितनी ज़्यादा प्यारी है, उसने तो सबके दिल में अपने लिए कितनी अच्छे से जगह बना ली है, सब उससे मिलने के लिए कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। किट्टू का पेशेंस लेवल कितना हाई है, अपने सब्र के चलते किट्टू ने अभी सबको अपना फैन बना लिया था, सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। तभी थोड़ी देर के बाद मालती ने हाथ जोड़कर रुद्र से कहा कि धन्यवाद मालिक, आपने मुझे किट्टू से मिलवा दिया, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, किट्टू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किट्टू अभी बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उससे हमेशा मिलना चाहती हूँ, ऐसे ही मुझे मिलवाते रहना। तो रुद्र ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ मालती के पास गया और किट्टू को लेकर फिर वो घर के अंदर आ गया। तो किट्टू ने भी घर को देखा तो वो बहुत सुंदर सा डेकोरेट हो रखा था। हॉल के बीचों बीच में एक गोल टेबल पड़ी हुई थी, जिस पर अभी केक रखा हुआ था। तो किट्टू ने भी फार्म हाउस की डेकोरेशन देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आज पहली बार इतनी अच्छी डेकोरेशन जो देखी थी। लेकिन किट्टू को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि आज रुद्र के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। तो किट्टू ने भी इशारों में पूछा कि क्या ये सब कुछ मेरे लिए किया है आपने। तो रुद्र ने भी किट्टू को पीछे से अपनी बाहों में फटते हुए कहा कि हाँ हाँ मेरे लिटिल खरगोश से, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। पिछले बार जब तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया था तो मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे तुमने मुझे नरम बना दिया है, मेरे दिल में तुमने अपने लिए वो स्पेशल जगह बना ली है। तो रुद्र भी किट्टू को लेकर हॉल में आया और दोनों ने मिलकर वो केक काट लिया। तो रुद्र ने भी केक किट्टू को खिलाया और फिर उसे अपने गले लगाकर बोला कि किट्टू सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हर उस बात के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ गलत की है, तुम्हें टॉर्चर किया है, सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने पे भी मजबूर हो गया था और तुम्हारे जज्बात को समझ नहीं पाया, सॉरी मैंने तुम्हें 3 महीने तक टॉर्चर किया, सॉरी मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। रुद्र ये सारी बातें इतने दिन से बोल रहा था कि किट्टू की आंखें एकदम से नम हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो किट्टू ने भी रुद्र को देखा तो भी रुद्र बोलता है कि पता नहीं किट्टू, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, प्लीज़ मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करना। इतनी बेचैनी तब भी हुई थी जब पापा ने सुसाइड की थी और जब माँ ने मेरी आंखों के सामने ही फांसी लगाई थी। तो किट्टू अभी रुद्र के चेहरे पर दर्द साफ देख रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था रुद्र के लिए। किट्टू समझ रही थी कि रुद्र का दर्द आज बाहर आ रहा है, शायद वो अपना दर्द मेरे साथ बांटना चाहता है, इसीलिए वो शायद फार्म हाउस लेकर मुझे आया है। तो किट्टू ने अभी इशारों में पूछा कि पापा के साथ क्या हुआ था। तो रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर लेकर आ गया। तो किट्टू अभी सोफे पर बैठ गई और रुद्र भी किट्टू के गोद में सिर रखकर लेट गया। तो किट्टू अभी रुद्र के बालों पर अपना हाथ चलाने लगती है। तो रुद्र अभी धीरे से बोलता है कि किट्टू, मैं उस वक्त 7 साल का था जब पापा को सोमनाथ ने अरेस्ट करवाया था, मुझे तो अभी किसी भी चीज़ की कोई भी समझ भी नहीं थी। तो अभी रुद्र अपने ख्यालों में जाते हुए सोचने लगता है। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। संजय पुलिस स्टेशन में था और धनराज दिग्विजय सिंह जी दोनों ही उसके सामने खड़े हुए थे। तो संजय दिग्विजय सिंह से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, अपनी नज़रें चुरा रहा था। तो दिग्विजय सिंह अभी संजय की हालत को अच्छे से समझते थे। तो दिग्विजय सिंह ने भी संजय को बहुत ही प्यार से बड़ा किया था। तो दिग्विजय सिंह की एक ही तो औलाद थी,
जो कि था संजय। तो दिग्विजय सिंह ने अभी अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे और अच्छी चीज़ें ही सिखाई थी। तो दिग्विजय सिंह अभी संजय को देखकर धीरे से बोलते हैं कि संजय बेटा, अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है ना, तो खुद को गुनहगार मत समझो। मैं जानता हूँ कि मेरे दिए हुए संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। तो संजय की आंखें भी इस वक्त नम हो गई थी। तो संजय बोलता है कि पिताजी, मैंने आपका नाम खराब कर दिया है, पर मैं सच कहता हूँ कि इस घोटाले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है पिताजी। मैंने कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं कि आपका बेटा इतना गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं करेगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो दिग्विजय सिंह ने भी गर्व के साथ कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा बेटा संजय कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है बेटा, ये सब कुछ सोमनाथ का किया धरा है। उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। अब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे अशोक चौहान का जो साथ मिल गया है, इसीलिए वो तुम्हें बिजनेस से अलग कर देना चाहता है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम परेशान रहोगे ना, तो तुम्हारा पिता भी परेशान रहेगा और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं और धनराज तुम्हारी बेल के पेपर्स लेकर आए हैं। तुम्हें जल्द ही बेल मिल जाएगी। हम कोर्ट में जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस हार मत मानो। तुम मत भूलो कि तुम दिग्विजय सिंह के बेटे हो, जो कि कभी भी हार नहीं मानता है, और तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। तो संजय ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। धनराज बोलता है कि चलिए अंकल, हम इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं, तो उसके बाद अभी संजय को लेकर हम घर चलेंगे। तो धनराज और दिग्विजय सिंह दोनों ही अभी इंस्पेक्टर के सामने खड़े हुए थे और इंस्पेक्टर निशांत उन्हें इग्नोर कर रहा था, जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं हो। तो धनराज बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास संजय के बेल के पेपर्स हैं, लेकिन आप हमारी बात जानबूझकर सुन ही नहीं रहे हैं। तो इंस्पेक्टर निशांत अपनी चेयर पर बैठ गया और एटीट्यूड के साथ गुस्से से बोलता है कि आपका बेटा किसी छोटे मोटे केस में नहीं पकड़ा गया है मिस्टर दिग्विजय सिंह जी। उसने मजदूरों का पैसा खाया है और आप चाहते हैं कि मैं इसे ऐसे ही रिहा कर दूं? कभी नहीं। मैं ये पेपर्स एक्सेप्ट नहीं करता। इस पेपर पर जज के साइन नहीं है, इसीलिए आप जा सकते हैं। आप लोग यहाँ से अभी के अभी जा सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी अभी गुस्से में कुछ बोलते उससे पहले ही धनराज ने कहा कि इंस्पेक्टर निशांत, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस पेपर पर जज के साइन है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। आप इन पेपर को एक्सेप्ट कीजिए और हाँ प्लीज संजय को बाहर बुलाइए, हम संजय को अभी लेकर जाएंगे। तो निशांत बोलता है कि और अगर ना करूँ तो क्या करोगे? आप दोनों कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप दोनों जा सकते हो यहाँ से। मैं ये पेपर एक्सेप्ट नहीं करता। कल सैटरडे है, परसों संडे, और अब आप मंडे को ही आइएगा। मंडे से पहले तो मैं संजय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 2 दिन तो संजय अभी यहीं पर सड़ेगा, और अगर आप दोनों ने मेरे साथ जरा सी भी बहस करने की कोशिश की ना, तो मैं सच में संजय को 3rd डिग्री का टॉर्चर दे दूंगा। दिग्विजय सिंह जी अभी जितने भी मजबूत थे ना, लेकिन थे तो एक पिता ही ना। 3rd डिग्री सुनकर उनके तो जैसे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने तो संजय को बहुत नाजों से पाला था, बहुत प्यार से पाला था। संजय को कांटा भी चुभता था तो दिग्विजय सिंह और चंद्रकला का दिल बाहर आ जाता था, कभी भी एक सुई तक नहीं लगने दी थी। वो अपने बच्चे को ऐसे कैसे देख सकते थे? 3rd डिग्री का टॉर्चर कभी नहीं। तो दिग्विजय सिंह ने भी फिर नरम लहजे में कहा कि इंस्पेक्टर निशांत, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप? संजय ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। संजय बिल्कुल निर्दोष है। मैं जानता हूँ वो कभी भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकता है। मैं पिता हूँ उसका, मुझे सारी चीज़ें पता है। तो इंस्पेक्टर निशांत ने भी एटीट्यूड के साथ कहा कि हाँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं भी जानता हूँ कि मिस्टर दिग्विजय सिंह, आपका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। इसने तो कभी किसी का हक भी नहीं मारा है। मैंने तो संजय के बहुत चर्चे भी सुने हैं कि संजय मर जाएगा, लेकिन किसी का भी हक कभी नहीं मारेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ। तो संजय भी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ सुना है संजय के बारे में, तो संजय की अच्छाइयों के बारे में भी, लेकिन मैं भी क्या ही करूँ, फर्ज से मजबूर हूँ ना। अब आप यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं संजय को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा बिना मंडे आने से पहले। तो धनराज और दिग्विजय सिंह जी अभी गुस्से से वहाँ से नहीं जाना चाहते थे,
लेकिन फिलहाल उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दोनों ही निराश होकर अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए थे। तो धनराज बोलता है कि अंकल आप घर चले जाइए, मैं यहीं पर हूँ। तो दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि धनराज यहाँ खड़े होकर क्या ही हो सकता है, इंस्पेक्टर निशांत उसे सोमवार से पहले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सोमनाथ ने उसे बहुत बड़ी रकम दी है। हमें 2 दिन इंतजार करना ही होगा। पता नहीं मेरे और चंद्रकला के ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे, और हमारे तो छोड़ो, पता नहीं संध्या कैसे 2 दिन खुद को संभालेगी। धनराज और दिग्विजय सिंह जी अभी दोनों ही निराश होकर प्रताप हाउस से वापस आ गए थे। चंद्रकला और संध्या दोनों ही बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। तो संध्या ने जब दादाजी के साथ संजय को नहीं देखा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। उसका गला इतना ज्यादा भर गया था कि वो बोलने की हालत में भी नहीं थी। वो काफी ज्यादा रोए जा रही थी। तो संध्या को अभी चैन तभी आता था जब वो संजय को देख लेती थी। तो यही हालत अभी कला जी की भी हो गई थी। चंद्रकला कुछ भी बोली नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह को देखकर वो सब कुछ समझ गई थी। तो दिग्विजय सिंह ने भी संध्या को देखा और फिर बेबस भरी नजरों से धीरे से कहा कि संध्या बेटा, बेल सोमवार से पहले नहीं हो सकती है। संजय अभी 2 दिन वहीं रहेगा। ये सुनते ही संध्या जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर बैठ गई और संध्या फूट फूट कर रोने लगती है। तो चंद्रकला को तो जैसे अभी संध्या को संभाल रही थी, तो संध्या तो जैसे अपना आपा ही खो चुकी थी। तो प्रताप हाउस में अभी 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। तो इन्हीं 2 दिनों के बीच में किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। संध्या का तो चेहरा भी पीला पड़ गया था। वो तो हर वक्त बस गेट पर ही अपनी नजरें गड़ाए रहती थी। एक बार संजय को देखना चाहती थी। तो संध्या ने भी कई बार संजय से मिलने की जिद भी की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हर बार ये कहकर टाल दिया था कि निशांत उसे किसी से भी मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो जानते थे कि निशांत बहुत ही बदतमीज इंस्पेक्टर है, जो सिर्फ सोमनाथ के कहने से ही ये सब कुछ कर रहा है। कहीं वो संध्या के साथ भी कुछ बदतमीजी ना करते। इधर दूसरी तरफ संजय को 2 दिन हो गए थे। आज सोमवार था, तो संजय को भी लग रहा था कि शायद आज उसकी बेल हो जाएगी और वो वहां से आजाद हो जाएगा। तभी अशोक चौहान और सोमनाथ दोनों ही संजय के पास आते हैं। सोमनाथ को देखकर अभी संजय को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। संजय भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं आता है सोमनाथ, मैंने तेरे जैसे गिरे हुए बिजनेसमैन का बिजनेस भी आसमान तक पहुंचा दिया और तूने मेरे साथ इतनी करी हुई हरकत करी है। तू साफ साफ मुझे बोल देता कि तुझे बिजनेस करना है, मैं अपना बिजनेस शेयर लेकर खुद ही अलग हो जाता। लेकिन तूने तो इतनी घटिया हरकत की है कि तू मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी फैमिली पर क्या गुजरेगी, मेरी संध्या पर क्या गुजरेगी, मेरे पिता जिसका मैं अभिमान हूँ पर क्या गुजरेगी उन पर। तूने कभी कुछ सोचा है क्या? तो सोमनाथ भी बोलता है कि ये जो तुमने बात की है ना, मुझे बस यही बातें अच्छी नहीं लगी हैं। मैं तुम्हें बिजनेस में एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम पर अब केस चलेगा और केस में इतना लंबा खींचूंगा कि तब तक तुम अपना बिजनेस ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे और तब तक मैं अपनी पावर लगाकर तुम्हारा सारा का सारा बिजनेस भी अपने नाम ही करा दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे संजय प्रताप सिंह। तो अशोक चौहान भी बोलता है कि और हाँ, रही बात तुम्हारी संध्या की, तो फिक्र मत करो, तुम्हारी संध्या के लिए हम है ना, तुम्हारा होना कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी संध्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो संजय ने भी संध्या के लिए इतनी गलत शब्द सुने तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर से अभी संजय गुस्से से बोलता है कि शर्म करो सोमनाथ, संध्या तुझे भाई बोलती है और तू उसके बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तू है तुझ पर थू, तेरे अंदर तो शर्म नाम की भी चीज़ नहीं है। तो सोमनाथ ने भी एक तेज भरी मुस्कान के साथ कहा कि सोमनाथ सिर्फ पैसों से प्यार करता है और शर्म तो वो तो बस सोमनाथ से 100 फुट दूर ही चलती है। तो संजय को आज पहली बार सोमनाथ के साथ काम करने पर इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा था। तभी सोमनाथ बोलता है कि संजय, तेरी इमेज तो मैंने अब खराब कर ही दी है। दुनिया वाले तुझे गाली दे रहे हैं, टीवी पर तेरी न्यूज़ें दिखाई जा रही हैं, सारे मजदूर तुझ पर थू थू कर रहे हैं, पता नहीं तुझे कितनी बद्दुआएं मिल रही होंगी। वाओ! तो संजय बहुत नरम दिल का इंसान था। ऊपर से 2 दिन से ना तो उसने ठीक से कुछ खाया था और ना ही उसने किसी फैमिली मेंबर का चेहरा देखा था। तो संजय का दिमागी संतुलन इस वक्त उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। तो सोमनाथ की कही हुई वही सारी बातें उसके दिल को सीधा जाकर लग गई थी। तो संजय ने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था।
अशोक चौहान और सोमनाथ दोनों ही अभी संजय को ताने मारकर वहां से चले गए थे। तो दोनों ने भी जी भरकर संजय की बातें सुना दी थी, ऐसी बातें जो सीधा संजय के दिल पर जाकर लग रही थी। थोड़ी देर बाद ही दिग्विजय सिंह और धनराज ने संजय की बेल करा दी थी। संजय घर आ गया था। तो संध्या ने जब अभी संजय को देखा तो वो बिना किसी शर्म के उसके पास आई और गले लग गई। तो संध्या भी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन संजय उसे संभालने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। तो चंद्रकला ने भी संजय को संभालते हुए कहा कि संध्या, संजय को अंदर लेकर जाओ, ये तुम्हें नहीं संभाल सकता है, तुम्हें ही अब इसे संभालना होगा। तो संध्या भी जैसे तैसे करके संजय को अपने कमरे में लेकर आ जाती है। तो संध्या ने अभी संजय को नहलाया और उसके बाद उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए और बेड पर ले आकर बैठा दिया। तो संजय ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था और इसी वजह से संध्या जो अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, उससे संजय की खामोशी देखी नहीं जा रही थी। तभी संजय ने रिमोट उठाया और टीवी चलाकर देखने लगा। उसमें संजय की ही न्यूज़ आ रही थी। संजय उसको ध्यान से देख रहा था, जिसमें संजय को ना जाने कितनी कितनी गालियां पढ़ने को मिल रही थी। संध्या ने जल्दी से संजय के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। तो संध्या बोलती है कि संजय, हम हैं ना आपके साथ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे हैं, पिताजी जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और कितने ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं। आपके बच्चे जानते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आप इनकी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हैं संजय? इनका तो काम ही है 24 घंटे बस बकवास करना, और ये बकवास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो संजय ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा था। तो संध्या ने भी धीरे धीरे संजय को लेटा दिया और फिर अपने होंठ संजय के होंठों पर रख दिए और धीरे धीरे संध्या संजय को प्यार की दुनिया में लेकर आ गई। करीब 2 घंटे के बाद संध्या संजय के बाजू पर सर रख कर लेटी थी। तो संजय भी उसके बालों को सहला रहा था और अब जाकर संजय ने कहा कि संध्या, अगर मैं चला गया तो क्या तुम बच्चों को अकेले संभाल लोगी? क्या तुम्हें मेरे जाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी? और ये सुनते ही अभी संध्या का दिल बैठ गया। संध्या बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? पहले कह देती हूँ संजय, अगर आप मुझे छोड़कर गए ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी, और हाँ, यकीन नहीं आता तो छोड़कर जाकर देख लीजिए आपको संध्या की लाश मिलेगी, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। संध्या की बात सुनकर संजय ने अभी संध्या को कसकर अपने गले लगा लिया। तो संजय ने अभी अपने मन ही मन खुद से कहा कि मैं अनीता को खो चुका हूँ, अब किसी भी हालत में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। संध्या प्लीज़, मुझे ना खुद को संभालना होगा, इस प्रॉब्लम से अब लड़ना होगा और मैं खुद लड़ूंगा इस प्रॉब्लम से। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। संजय घर से नहीं निकला और संजय के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आई थी। घर में बस शांति का माहौल हो चुका था। नील भी अब उस वक्त प्रताप हाउस में ही रहता था। तो संजय भी गार्डन में बैठा हुआ था और चारों भाई बहन खेल रहे थे। नव्या और शुभ दोनों ही अभी 2 साल के थे। दोनों ही गार्डन में इधर से उधर भाग रहे थे। रुद्र और नील जो भी क्रिकेट खेल रहे थे। तो नील बॉल दे रहा था और रुद्र बैट संभाल कर खड़ा हुआ था। तभी उसी वक्त जब संजय अपने चारों बच्चों को देखकर काफी ज्यादा सुकून महसूस करता था, तभी एक आदमी अभी प्रताप हाउस में एक पार्सल लेकर आता है। तो उस आदमी को देखकर अभी रामू काका ने उसके पास जाकर वो पार्सल रिसीव कर लिया और संजय भी अभी रामू काका को ही देख रहा था। तो रामू काका ने अभी संजय को वो पार्सल देते हुए कहा कि साहब, ये आपके लिए है। उस आदमी ने कहा है कि ये पार्सल मैं आपको ही दे दूं। तो संजय ने अभी वो पार्सल रामू काका से लिया और संजय ने उस पार्सल को खोला। तो उस पार्सल में अभी कुछ फोटोज थी। जैसे जैसे अभी संजय उन फोटोज को देख रहा था, संजय की आंखें एकदम से बाहर आ रही थी। संजय उन फोटो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। संजय को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन फोटो में कुछ तो ऐसा है जिससे संजय की दिल की धड़कन एकदम से रुक सकती है। तभी रुद्र ने एक शॉट मारा और बॉल आकर संजय के पैरों के पास गिर पड़ी। तो संजय ने अभी वो फोटो को साइड में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। तो रुद्र ने भी चिल्लाकर कहा, पापा पापा, बॉल फेंक दो ना प्लीज। तो संजय ने अपनी आंखें खोली और फिर अपने पैर के पास पड़ी हुई बॉल देखी। तो संजय ने आवाज लगाई, नील जरा यहाँ पर आना। तो नील भागता हुआ भी संजय के पास गया। तो संजय ने अपने दोनों हाथों से नील का हाथ पकड़कर कहा कि मैं जा रहा हूँ, तू अपने भाई बहनों का अच्छे से ध्यान रखना बेटा, तू हमेशा इनके पास ही रहना, तू हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा ना, मुझे वादा कर तू अपनी छोटी माँ का ध्यान रखेगा ना। नील 12 साल का
था, पर संजय की बातों का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तो नील बोला कि हाँ पापा, मैं सबका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और अगले ही पल नील ने अपने होंठ संजय के कान पर ले जाकर धीरे से कहा कि सॉरी, मैंने आपको पापा बोल दिया तो रुद्र एकदम से सुन लेगा। तो संजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तो संजय ने भी फिर से कहा कि मुझसे वादा कर, तू हमेशा रुद्र के साथ रहेगा, रुद्र का साथ देगा, रुद्र को हमेशा संभालेगा। संजय ने फिर नव्या और शुभ की तरफ देखा जो अभी भी बोल के पीछे भाग रहे थे। तो संजय बोलता है कि नील, तेरे 2 छोटे भाई हैं और बहन है, उन्हें अच्छे से संभाल लेना और फिर अपनी माँ को भी, ठीक है। नील ने भी आखिरी बार पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, आप देर से आओगे क्या, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया है क्या। तो संजय भी गहरी सांस के साथ बोलता है कि हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा बेटा मुझे आने में। संजय ने फिर रुद्र को देखकर कहा कि रुद्र मेरे पास आओ। रुद्र भी भागकर अभी संजय के पास गया और संजय ने नील से कहा कि नील, शुभ नव्या को भी मेरे पास लेकर आओ। तो नील गया और हमेशा की तरह पहले उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और फिर संजय के पास लेकर आया। तब तक शुभ भी खड़ा हुआ रोता रहा। जब नील नव्या को गोद में लेता था तो शुभ रोने लगता था, क्योंकि उसे भी नील की गोद में चढ़ना अच्छा लगता था। और यही हालत नव्या की भी थी। नील की गोद में जब शुभ को वो देखती तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती थी। तो नील अभी फिर शुभ के पास आकर बोलता है कि कितना ज़्यादा रोता है तू, पापा बुला रहे हैं, वो लड़की है ना इसीलिए उसे लेकर गया था। फिर उसने शुभ को भी जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और उसे संजय के पास लेकर आया। तो संजय ने भी नव्या को गोद में बैठाकर बहुत सारा प्यार किया और फिर शुभ को बहुत प्यार किया। फिर नील और रुद्र को अपने गले लगाकर दोनों हाथ माथे से चूमकर कहा कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, साथ में ही रहना। अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ ही लोगे। मेरी बातों को कभी भी मत भूलना, तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहोगे, मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और संजय ने रुद्र नील को छोड़ दिया। और फिर संजय बोलता है कि जाओ अब तुम चारों जाकर खेलो। तो चारों भी फिर से गार्डन में खेलने लगते हैं और संजय जो घर के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में गया और जहाँ संध्या भी कपड़े लगा रही थी। तो संजय ने भी संध्या को पीछे से गले लगा लिया और संध्या बोलती है कि क्या बात है संजय, मूड ठीक हो गया क्या आपका। तो संजय ने भी संध्या को घुमाया और फिर कसकर अपने गले लगाकर कहा कि संध्या, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। संध्या इतनी भी ना समझ नहीं थी कि संजय की बातों का मतलब ना समझे। तो संध्या ने भी अपनी नम आंखों से कहा कि संजय, एक बात कान खोल कर सुन लो आप, अगर तुमने अपने साथ कुछ भी गलत कर लिया ना तो मैं भी खुद की जान दे दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी नहीं जीऊंगी, इसीलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना। संजय संध्या की बात को काट कर बोला, पहले एक बात बताओ, तुम मुझे पर कितना ज्यादा भरोसा करती हो। संध्या बोलती है कि बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, भगवान भी आकर कहेंगे कि मेरे संजय में कोई खोट है तो भी नहीं मानूंगी। मैं आपके साथ रहती नहीं हूँ संजय, मैं आपको जीती हूँ, जीती। शायद जितना आप खुद को नहीं जानते हैं ना उससे कहीं ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। लेकिन आप अगर ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं उससे रहा नहीं जाएगा, मेरा दिल बैठ जाता है। मैं सच कहती हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तो संजय ने भी संध्या के माथे पर किस करके कहा कि अच्छा, एक कप चाय लेकर आओ। तो संध्या भी नम आंखों से जाने लगी। तो संध्या भी गेट तक ही पहुंची थी कि उसने पलटकर फिर से कहा कि संजय, कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं जी पाऊंगी। तो संध्या भी वहां से चली गई और संजय ने खुद से कहा कि संध्या, तुम्हें जीना होगा, हमारे बच्चों के लिए जीना होगा, मेरे माँ पापा के लिए जीना होगा तुम्हें। गार्डन में भी रुद्र ने एक बहुत लंबा शॉट मारा था और नील को देखकर कहा कि मैंने कहा था ना, रुद्र को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बॉल भी जाकर अभी सीधा संजय और संध्या के कमरे में गिरी थी। तो नील ने भी अपने कमर पर हाथ रखकर कहा कि अब तू ही जा, बॉल लेकर आ, मैं तो नहीं जाऊंगा ऊपर। तो रुद्र बोलता है कि अरे नील, तू क्यों रो रहा है, मैं लेकर आता हूँ ना, परेशान मत हो। इतना कहकर रुद्र अभी भागता हुआ संजय के कमरे की तरफ चला गया। तो संजय भी कमरे में ड्रॉल खोल रहा था। संजय ने नोटिस नहीं किया कि रुद्र की बॉल उस कमरे में आकर गिरी गई है। तो रुद्र अभी कमरे में आया और बॉल ढूंढने लगा। तो रुद्र अभी बेड के नीचे, कभी अलमारी के नीचे, कभी पर्दे के पीछे बॉल को ढूंढने लगता है। तो रुद्र को अभी बॉल मिल गई थी। रुद्र अभी जैसे ही पलटा उसने देखा कि संजय ने अपने माथे पर बंदूक लगा रखी है। संजय को ऐसा देखकर रुद्र की तो सांसें रुक गई थी और थोड़ी देर में ही संजय ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने से गार्डन में पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी एकदम से उड़ गए। रुद्र जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा और
गोली की आवाज़ नीचे हॉल तक आई। संध्या जो चाय बना रही थी उसके हाथ से वो चाय वहीं गिर गई और वो जान चुकी थी कि संजय उसे छोड़कर जा चुका है। संध्या कुछ सेकंड तक खड़ी रही और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर नील भी भागता हुआ संजय के कमरे में गया तो नील ने भी देखा कि संजय के बदन से खून नदी की तरह बह रहा था। रुद्र चुपचाप सुनसान सा एक जगह खड़ा होकर संजय को देख रहा था। संजय को देखकर हालत तो अब नील की भी खराब हो गई थी, लेकिन नील ने अभी सबसे पहले रुद्र को संभाला। फिर नील ने रुद्र के गाल पर थपथपा कर कहा कि रुद्र क्या हुआ है तुझे? तो रुद्र क्या हुआ है बोलना। लेकिन रुद्र ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। नील को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब तक दादाजी और दादी भी कमरे में आ गए थे। दादी भी संजय को देखकर बेहोश हो गई और दिग्विजय सिंह जहाँ खड़े थे वहीं पर बैठ गए। तो नील अब सब कुछ देख रहा था और खुद के साथ साथ रुद्र को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। तो नील ने भी फिर से रुद्र को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र तो बस अभी संजय को ही देखे जा रहा था। नील रोता हुआ अभी फोन के पास गया और पास रखी एक डायरी में से धनराज अंकल का नंबर निकालकर धनराज को फोन कर दिया और कुछ ही देर में अभी धनराज प्रताप हाउस में आ गया था। धनराज ने सबसे पहले संजय की लाश देखी तो उसे भी एकदम से झटका लगा, लेकिन धनराज के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अभी शौक मना सके। इस वक्त नील और धनराज के कंधों पर ही पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी। नील 12 साल का ही था और ना तो छोटा था और ना ही वो इतना बड़ा था कि वो ये सब कुछ संभाल सके, लेकिन फिर भी उसने अपने छोटे भाई बहनों को संभाला। दादा दादी ने तो कुछ दिनों बाद खुद को संभाल लिया था, बच्चों का चेहरा देखकर सब्र कर लिया था, लेकिन संध्या वो तो पिछले 4 दिन से अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। नील अभी रोज धनराज के साथ हॉस्पिटल जाता था। नील के कान में एक ही आवाज गूंजती रहती थी, अपने छोटी माँ का ख्याल रखना। धनराज और नील अभी दोनों ही डॉक्टर से बातें कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर धनराज, संध्या को होश में आना बहुत मुश्किल है, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे होश में आएंगी। हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी संध्या ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। तो धनराज डॉक्टर से बात कर रहा था और नील वहां से उठकर अभी संध्या के पास आ गया था। नील संध्या को देख रहा था और नील की आंखों में अब दुनिया भर के आंसू आ चुके थे। नील धीरे से बोलता है कि छोटी माँ उठ जाओ ना प्लीज, पापा भी छोड़कर चले गए हैं, आप भी हमें छोड़कर चली जाओगी क्या? आपके बिना रुद्र कैसे रहेगा? प्लीज छोटी माँ उठ जाओ। तो संध्या ने अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। धनराज और डॉक्टर नील और संध्या को देख रहे थे। धनराज भी अब खुद को कैसे संभाल रहा था धनराज ही जानता था। धनराज ने संजय के साथ बचपन जो जिया था, धनराज संध्या को भी कॉलेज टाइम से जानता था। धनराज ने ही तो संध्या को संजय की बोरिंग जिंदगी में रंग भरने के लिए भेजा था और आज संजय संध्या को भी छोड़कर चला गया था। धनराज की जिंदगी के 2 कीमती दोस्त उससे दूर हो गए थे। संजय तो कभी भी लौट कर नहीं आता, लेकिन संध्या वो तो जी सकती थी ना। तो संध्या भी अभी बेजान सी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। तो नील ने भी कुछ देर संध्या से बात की और फिर संध्या को धीरे धीरे होश में आने लगता है। तो संध्या ने अभी आंखें खोलकर देखा तो नील अभी उसके सामने खड़ा था। नील को देखकर संध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। तो संध्या ने नील को अपने पास आने का इशारा किया और फिर नील संध्या के बिल्कुल करीब चला गया। संध्या ने नील को अपने पास लेटा लिया और फिर उसे कसकर अपने गले लगा लिया। नील भी अपनी नम आंखों से बोलता है कि छोटी माँ घर चलो ना, हम सबको आपकी जरूरत है। आप ऐसे क्यों यहाँ पर हॉस्पिटल में हो? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। रुद्राक्ष जो अभी बालकनी में आकर खड़ा था तो उसकी आंखों में अभी भी पानी था। किट्टू भी अपने आंखों में पानी लिए हुए रुद्र के पास ही खड़ी थी। किट्टू समझ रही थी कि रुद्र इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करता है, क्यों रुद्र को खून देखकर पैनिक आता है, और किट्टू ने भी रुद्र को गले से लगा लिया था। रुद्र के आंखों में जो पानी था वो सब कुछ बह गया था। आज रुद्र ने अपने दिल की बात किट्टू को बता दी थी, अपना दर्द किट्टू के साथ बांट लिया था। तो रुद्र ने अपने इमोशनल कंट्रोल किया और फिर बोला कि तुम्हें पता है किट्टू, नील ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। शायद मैंने भी इतना नहीं किया होगा जितना कि नील ने। नील उस वक्त छोटा था, लेकिन फिर भी उसने हम तीनों भाई बहनों को संभाला, मेरी माँ को संभाला, और सौतेला भाई होने के बाद भी उसके अंदर कभी भी हमारे लिए नफरत नहीं आई है। किट्टू वो ना सच में पापा का आइडल बेटा ही है। तो नील ने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है किट्टू की चाह कर भी हम उसका एहसान नहीं भुला पाएंगे। प्यार के सिवा नील ने हमें कुछ
कुछ भी नहीं दिया है। तुम्हें पता है नील के पास बहुत सारा प्यार है किट्टू, जिसे वो हर किसी से बांटता फिरता है। रुद्र ने अपनी बाहें किट्टू पर कसते हुए कहा कि किट्टू, नील सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने सारी अच्छाइयाँ नील के अंदर ही डाल दी हैं। तो नील ने कभी भी मेरे सामने पापा को पापा नहीं कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मुझे बुरा लग जाएगा। नील दादी का फेवरेट है, लेकिन उसने वो जगह खुद बनाई है। वैसे तो दादी सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन दादी के दिल में नील के लिए एक खास जगह है। दादाजी भी नील को बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने नील को मेरे पीछे जासूसी करने के लिए छोड़ा हुआ है। नील मेरी सारी खबर दादाजी को देता है और सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो सब नील को ही याद करते हैं। थोड़ी देर अभी रुद्र और किट्टू दोनों ही ऐसे एक दूसरे से गले लगकर खड़े रहते हैं और बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद किट्टू अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसने अपने होंठ रुद्र की आंखों पर रख दिए। किट्टू ने फिर रुद्र की दूसरी आंख पर किस किया और फिर रुद्र के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़ चुके थे। एक किस के बाद रुद्र ने भी किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर आ गया। तो रुद्र ने भी किट्टू को बेड पर लेटाया और फिर उसके ऊपर आते हुए कहा कि किट्टू, आज मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, प्लीज। किट्टू ने भी अपने पलकें झपकाई जैसे कह रही हो कि मत रुकिए। रुद्र ने फिर से अपने होंठ अभी किट्टू के होंठों पर रख दिए थे। इधर दूसरी तरफ चांडाल, जो अभी जंगल में बैठा हुआ था और अग्नि कुंड के सामने आहुति दे रहा था, उसकी आंखें एकदम से खुल गईं और चांडाल ने खुद से गुस्से में कहा कि रुद्र प्रताप सिंह, तुम्हारे ऐसा करने से तुम किट्टू की जान नहीं बचा पाओगे। अगर किट्टू मेरी बलि लायक नहीं बची ना, तब भी मैं किट्टू की जान तो लेकर ही रहूंगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि किट्टू के करीब जाने से तुमने किट्टू को बचा लिया है तो तुम इस बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। किट्टू ऐसे नहीं बचेगी। बहुत जल्द किट्टू की जान मैं लेकर ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुमने मेरी सिद्धि में विघ्न डाला है ना, तो तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तुम बहुत कुछ खो दोगे रुद्र प्रताप सिंह, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे उकसा कर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है रुद्र। अब तुम अपनी गलती की सजा के लिए तैयार रहना। जिस कात्यायनी को तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो ना, उस लड़की से तुम हमेशा हमेशा के लिए अब दूर हो जाओगे। इतना कहकर चांडाल ने अभी आहुति कुंड में आहुति डाल दी और फिर कुंड की अग्नि के ऊपर तक फैल गई। इधर दूसरी तरफ रुद्र किट्टू एक दूसरे में खोते जा रहे थे। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र सोच रहा था कि वो किट्टू के करीब जाएगा तो उसे गिल्टी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रुद्र नहीं जानता था कि किट्टू ही उसका सुकून है। रुद्र आज उस सुकून को जी रहा था। रुद्र ने आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और किट्टू ने भी रुद्र को नहीं रोका था। कमरे में पड़े हुए रुद्र और किट्टू के कपड़े ये गवाही दे रहे थे कि वो दोनों एक हो चुके हैं। तो रुद्र ने आज किट्टू को कब का अपना लिया था, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां थी जो आज रुद्र ने पूरी तरह से खत्म कर दी थी। करीब 1 घंटे बाद किट्टू ने रुद्र के कंधे पर सर रखा हुआ था। रुद्र बोलता है कि लिटिल खरगोश, सो जाओ ना, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। किट्टू ने शर्मा कर अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपा दिया और देखते ही देखते अब दोनों सो चुके थे। इधर प्रताप हाउस में इस वक्त नील जो बालकनी में खड़ा हुआ था और अवनी ने उसे पीछे से गले लगाया हुआ था। नील ने अभी अवनी को हाथ पकड़कर आगे लेकर आया और फिर उसे कसकर अपने गले लगा लिया। तभी नील का ध्यान अभी गार्डन में जाता है जहां पर नरेन काफी ज्यादा बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। जब से सौम्या ने अभी प्रताप हाउस छोड़ा था तब से नरेन बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। सौम्या को प्रताप हाउस से गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन नरेन को तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही साल गुजर गए हैं उसने सौम्या को नहीं देखा है। नरेन को उस वक्त सौम्या को रोकने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन सबके सामने सौम्या को रोकने में उसे शर्म आ रही थी। नरेन को देखकर अब नील ने काफी ज्यादा हंसते हुए कहा कि देखो अवनी, एक आशिक नीचे भी चक्कर लगा रहा है। तो अवनी ने भी हल्का सा नील के सीने पर मारकर कहा कि मिस्टर राठौड़, आपसे बहुत बड़े हैं नील और आप उनके साथ भी मजाक कर लेते हैं यार, ये तो बहुत गलत बात है। नील ने फिर हंसते हुए कहा कि मिस्टर राठौड़ बड़े हैं तो क्या हुआ है, तो सौम्या के आशिक ही ना। जब सौम्या जा रही थी तब इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और अब देखो कैसे इतना ज्यादा बेचैनी से चक्कर लगा रहे हैं। तो अवनी ने अभी नरेन को देखकर नील से कहा कि नील कुछ कीजिए ना, देखो ना कितना ज्यादा परेशान है नरेन अंकल, उनकी परेशानी कम कर दीजिए ना। तो नील बोलता है कि मैं क्या करूं अवनी, तुम्हारे नरेन अंकल के लिए। नील ने एक नजर अभी अवनी को देखा जो अभी मुंह बनाकर नील को ही घूर रही थी। तो नील बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है देखता हूँ।
तुम्हारे नरेन अंकल का भी क्या कर सकता हूँ मैं, अभी रुक जाओ। तो अवनी बोलती है कि ठीक है, देखना नहीं है, मुझे नहीं पता आप कैसे क्या करोगे, लेकिन हाँ अंकल की बेचैनी कम कर दीजिए बस। हम भी तो दोनों साथ में कितने ज़्यादा खुश हैं, तो आपको नहीं लगता कि सौम्या आंटी और नरेन अंकल को भी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे ना वो लोग। तो नील भी मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल खुश रहना चाहिए, जाता हूँ कुछ करता हूँ, कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। तो नील अभी अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में गया, तो नरेन अभी भी गार्डन में चक्कर लगा रहा था। तो नरेन ने आज अभी डिनर भी नहीं किया था। नरेन को देखकर नील ने अभी राजेश खन्ना की स्टाइल मारते हुए कहा कि क्या बात है बाबू महाशय, आज बड़े बेचैन लग रहे हो आप। तो नरेन ने अभी थोड़ा हैरानी से नील को देखा, जैसे कहना चाहता हूँ कि यार ये राजेश खन्ना की एक्टिंग कहाँ से सीख ली तुमने। तभी नील ने मुस्कुराकर बोला कि वो क्या है ना कि दादी के साथ बैठकर पुरानी मूवी बहुत ज्यादा देखता हूँ, इसीलिए सारे एक्टर्स की एक्टिंग भी आराम से कर लेता हूँ। आप कहो तो आशा पारेख की भी एक्टिंग करके दिखा दूं। और अगले ही पल अभी नील गाना गुनगुनाने लगता है, जब चली ठंडी हवा, जब उड़ी काली घटा, मुझे ये जाने वफा तुम याद आए। क्या बोलते हो नरेन बाबू, फिट होता है ना गाना आपकी सिचुएशन पर। ठंडी हवा भी चल रही है और आपको मिस पुरोहित की याद भी आ रही है। तभी नरेन ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नील मैं ना पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो प्लीज़ अब तुम मुझे और भी ज़्यादा परेशान मत करो। तो नील बोलता है कि ओके ओके, आप परेशान हैं क्योंकि आपने ये परेशानी खुद ही अपने नसीब में लिखी हुई है। आप खुद ही सोचिए कि एक लड़की जिसने आपका 18 साल इंतज़ार किया है और फिर आप बिना सोचे समझे ही उसे कुछ भी कह देते हैं। आप अभी तो प्रताप हाउस में रुके गए हैं ना, लेकिन मिस पुरोहित के कहने से आप रुक जाते तो मिस पुरोहित को कितना ज़्यादा अच्छा लगता, ये आपने कभी सोचा है क्या। तो नरेन बोलता है कि तो अब मैं क्या करूं, तुम ही कुछ बता दो। तो नील ने भी फिर से गाना गुनगुनाते हुए कहा कि दादी अम्मा मान जाओ ना। नील को भी फिर से खुद पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो बोलता है कि अरे गाना गलत हो गया यार, सॉरी सॉरी, दूसरा गाता हूँ। तू जान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, तुझको अपनी आंखों में बसा कर रखूंगा। नील ने भी गाना गुनगुना कर नरेन को देखा और फिर से बोला कि समझ में आया आपको कुछ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जाइए और अपनी सौम्या को मना लीजिए। तो नरेन बोलता है कि वो इतने गुस्से में गई है यार, आपने घर में तो मुझे आने भी नहीं देगी अब वो। तो नील ने भी अपना चेहरा उठाकर देखा तो अभी शुभ भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ मोबाइल में कुछ कर रहा था। तो नील ने भी आवाज़ लगाकर कहा कि ओए छोटे शेर, नीचे आ जाना, तुझसे कुछ काम है। तो नील की आवाज़ सुनकर अभी शुभ बोलता है कि आया बड़े शेर। तो नरेन बोलता है कि क्या कह रहे हो, शुभ को क्यों बुला रहे हो यहाँ पर। तो नील ने भी अभी नरेन को आंख मारते हुए कहा कि मैं, आप और शुभ तीनों ही सौम्या जी के घर जाएंगे। तो नरेन ने पूछा कि सौम्या के घर तो मैं और तुम भी जा सकते हैं ना, तो शुभ को बुलाने की इसमें क्या जरूरत थी। तो नील ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि अरे शुभ के ससुर जी, आप नहीं समझते हैं, शुभ ना बहुत ज़्यादा जुगाड़ी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जो काम किसी से नहीं होता है ना वो शुभ कर देता है, इसीलिए शुभ का साथ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको ऐसे ऐसे आइडिया देगा कि आप हमेशा हंसेंगे भी और अपना काम भी उसी आइडिया से अच्छे से कर लेंगे। तब तक शुभ भी बालकनी में आ गया था। शुभ अभी नील को देखकर बोलता है कि हाँ भैया बताइए क्या काम है आपको मुझसे। तो नील बोलता है कि बस कुछ नहीं, दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाना है। तो शुभ ने भी मुस्कुरा कर नरेन को देखा और फिर बोला कि ओ, इस काम में तो मुझे महारत हासिल है, चलिए चलते हैं बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलवाने के लिए। सोनी माहीवाल डूबती नहीं अगर मैं उनके साथ में होता, दोनों को दरिया पार करवा कर लंदन शिफ्ट करवा देता। इतना कहकर अभी शुभ सबसे आगे चल देता है और शुभ की बात सुनकर नील ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ तभी तो तुझे बुलवाया है ना। नील ने फिर अभी शुभ के कंधे पर हाथ मारकर गाना गुनगुनाया कि चल फिर मिट्टी घोल सोनिया, सोनी माहीवाल का गाना है ना। तो नरेन को अब शुभ और नील की हरकतों पर थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, लेकिन इस वक्त नरेन को बस सौम्या को मनाना था। इधर दूसरी तरफ सौम्या जो अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो सौम्या का तो अभी रो रो कर बुरा
बुरा हाल हो चुका था। सौम्या ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ याद आने लगता है। वो अपने ख्यालों में डूब जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये कहानी का एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कहानी में कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग